गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेसन 1 की हमारे आसपास के पदार्थ कक्षा 9th में एनसीईआरटी के ऊपर बेस है ये लेसन। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे, पदार्थ का। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ जो है इसके बारे में इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप शुरुआत करते हैं। पदार्थ के बारे में मैं आपको बता दूं कि पदार्थ जो होता है, जितनी भी वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो तकिया हो, कुर्सी हो, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे वो फोटो फ्रेम हो, चाहे वो खिड़की हो, कुर्सी हो, जो ये बोर्ड है, ये मार्कर है, जो भी पदार्थ, जैसे मैं हूँ, जो भी आप वस्तु देखते हैं वो वस्तु क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि वस्तु है, मतलब पदार्थ जो है वो क्या है। तो पदार्थ के लिए हम ये शब्द यूज में लेंगे कि जो पदार्थ होता है वह वस्तु जो स्थान घेरती है। स्थान घेरने का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई कुर्सी है, वो कहीं पर रखी हुई है, तो उसने जिस स्थान पे वो रखी है उतना स्थान उसने घेर रखा है। इसके अलावा मान लीजिए कोई कुर्सी है या मान लीजिए बोर्ड है, इस बोर्ड ने इतना जगह जो है ये घेर रखी है। तो बोर्ड क्या है, एक पदार्थ है। मैं खड़ा हूँ तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उतनी जगह मैंने घेर रखी है, तो वो क्या है, मैं क्या हूँ, पदार्थ हूँ। मतलब कि प्रत्येक वस्तु, आप पौधे हो, जंतु हो, तारे हो, ब्रह्मांड, जो बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, ईंटें जो दिखाई देती हैं, पत्थर दिखाई देते हैं, ये सभी क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं जो एक आयतन को घेरते हैं, स्थान को घेरते हैं। इनका जो आयतन होता है वो कुछ ना कुछ होता है, आयतन निश्चित होता है। मतलब आयतन निश्चित नहीं, मतलब होता है, इनमें आयतन होता है, उसका कोई ना कोई आयतन होना चाहिए, तब मतलब कि उसको क्या बोलेंगे, हम पदार्थ कहेंगे। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कोई आयतन होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, पदार्थ कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं कि पदार्थ जो होता है, हमारे भारतीय प्राचीन ग्रंथों में या दर्शन में ये लिखा गया है कि जो पदार्थ होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बनता है। वो तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, इसके अलावा आकाश और जल। इन 5 तत्वों से मिलकर पदार्थ बना है, इन्हें हम पंच तत्व कह देते हैं। पंच तत्व भारतीय दर्शन में ये कहा गया है, प्राचीन दर्शनों में, कि 5 प्रकार के जो ये तत्व हैं जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं, इन पंच तत्वों से क्या बना होता है, पदार्थ बना होता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं भौतिक स्वरूप की। जो पदार्थ होता है इसका भौतिक स्वरूप होता कैसे है, कैसा दिखाई देता है, तो इसकी बात करते हैं। देखिएगा, हम बात करते हैं भौतिक स्वरूप की, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ जो होता है इसके भौतिक स्वरूप को पढ़ने के लिए इसे 2 बिंदुओं में अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु मैं देता हूं कि पदार्थ जो होता है ये कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो होता है ये कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। क्या पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है? तो पहले प्राचीन समय में 2 अवधारणाएं चलती थी। पहली अवधारणा ये कहती थी कि जो पदार्थ होता है ये लकड़ी के टुकड़े की तरह होता है। लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, गुटका बोल सकते हैं हम, इस लकड़ी के टुकड़े की तरह होता है। पदार्थ जिस चीज से मिलकर बना होता है वो लकड़ी के टुकड़ों की तरह होते हैं। दूसरी अवधारणा ये कहती थी कि जो पदार्थ होते हैं ये कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कण होते हैं, इस प्रकार से इन कणों से मिलकर क्या होता है, पदार्थ बने होते हैं। अब हम देखते हैं कि वास्तव में जो पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़ों से बने होते हैं या पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप क्या है, देखिएगा।
क्रियाकलाप के अंदर हम क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में हमें जल भर लेते हैं। जल भरने के बाद में इसके अंदर हम चीनी या नमक को घोलते हैं। चीनी या नमक लेते हैं एक चम्मच में, और वो चीनी या नमक इसमें डाल के इसको एक छड़ के माध्यम से, कांच की नलिका के माध्यम से, कांच की छड़ के माध्यम से इसे घोलते हैं। तो आप देखेंगे कि जो जल है इसके अंदर चीनी या नमक घुल जाता है। इसके हम स्तर को माप लेते हैं कि इसका स्तर जो है ये इतना है। अब हम इसको देखेंगे घुलने के बाद में, तो इसका स्तर जो होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका स्तर उतना ही रहेगा जितना इसका स्तर है। क्योंकि पहले हमने देखा कि पानी है, पानी का स्तर इतना है, अब हमने इसमें कुछ ना कुछ और मिलाया है तो मतलब कि इसका स्तर ऊपर जाना चाहिए था, इसका स्तर जो है वो बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। चीनी या नमक जो है इसमें घुल जाता है, उसके बाद में भी इसका स्तर ऊपर नहीं बढ़ता। वो इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि जो पानी के कण होते हैं, जो पानी होता है इसके जो कण होते हैं पानी की बूंदों के, इन बूंदों के मध्य जो चीनी या नमक होती है उसके कण जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पानी होता है उसका स्तर ऊपर की ओर नहीं बढ़ता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए एक बार कि जो पानी होता है इसमें जब हम नमक या चीनी डालते हैं तो कुछ बाहर से हमने और मिलाया है विलेय पदार्थ, तो इसका स्तर ऊपर बढ़ना चाहिए था। जैसे हम देखते हैं पानी में कुछ मिलाते हैं, पत्थर वगैरह रखते हैं तो पानी का स्तर ऊपर हो जाता है। तो इसमें चीनी या नमक घोलते हैं तो जो स्तर होता है वो सेम क्यों रहता है? इसका रीजन ये है कि जो पानी के जो कण होते हैं उसके बीच में चीनी के कण, पदार्थ के जो कण होते हैं चीनी या नमक के, वो कण उनके बीच में आ जाते हैं, जिससे वो घुल जाता है और जो स्तर है वो उतना का उतना रह जाता है। इस प्रयोग से, इस क्रियाकलाप से हम ये समझते हैं कि जो पदार्थ होता है ये किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे भौतिक स्वरूप की बात करते हैं इसके, कि हमने ये देखा कि पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये पदार्थ के कण होते हैं क्या ये छोटे होते हैं, मतलब कितने होते हैं? पदार्थ के कण छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हम एक प्रयोग करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं इसके बारे में भी। पदार्थ के कण क्या होते हैं, कण छोटे होते हैं बड़े होते हैं, वो अपने आप आपको पता लग जाएगा। हमने क्या किया, एक पानी लिया, पानी से भरा बीकर लिया। इस पानी की मात्रा जो है वो है 100 ml पानी। अब इसमें हमने क्या किया, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 बोल देते हैं इसको। KMnO4 या पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है इसके 3 या 4 क्रिस्टल हमें इसके अंदर डाल देते हैं। तो हमने ये देखिए 3 या 4 इसके क्या डाल दिए, क्रिस्टल डाल दिए पोटेशियम पर मैग्नेट के। ये पोटेशियम पर मैग्नेट के जो है क्रिस्टल है। अब क्या होता है कि जैसे ही इसमें क्रिस्टल डालते हैं तो ये जो पानी है, इस पानी का जो रंग होता है वो गुलाबी लाल हो जाता है, गुलाबी लाल रंग का हो जाता है। गुलाबी लाल होने का रीजन ये है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये इसमें घुल जाता है। अब क्या होता है कि हमने मान लीजिए इसमें से जो कलर चेंज हो गया इसका पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने पर, उसके बाद में इसमें से हमने 10 ml जो विलियन है ये निकाल दिया, 10 ml विलियन। और इस विलियन को हमने क्या किया, एक और जल का पात्र लिया, जल से भरा हुआ, और इस जल के पात्र में हमने लिया 90 ml जल, और ये जो 10 ml विलियन है ये इसमें डाल देते हैं। इसमें डालने के बाद में हम देखेंगे कि इसका कलर भी क्या हो जाता है,
चेंज हो जाता है और वही गुलाबी या लाल हो जाता है। इसका जो कलर था वो उसमें आ गया। चलिए और देखते हैं। अब ये जो विलियन है इसमें से 10 ml और निकाल लेते हैं और एक और पात्र के अंदर पानी लेकर, जो पानी होगा ये 90 ml होगा, इसमें ये 10 ml मिला देते हैं। तो इस पात्र में भी पानी का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसा अगर हम 7 से 8 बार करें तो भी आगे से आगे चलकर पानी का कलर चेंज होता जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, तो इसके आधार पे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसके एक क्रिस्टल में कई कण होते हैं। एक क्रिस्टल में भी क्या होते हैं, कई कण होते हैं जो आगे से आगे चलकर क्या करते रहते हैं, पानी का रंग चेंज करते रहते हैं। यानी एक क्रिस्टल के अंदर भी बहुत छोटे छोटे कण होंगे, छोटे छोटे होंगे तभी तो आगे से आगे चलकर कलर चेंज होता जा रहा है। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और जब इनको हम पदार्थ के कणों को तोड़ते जाते हैं तो आगे जाकर, जैसे मान लीजिए इसको तोड़ा हमने तो ये इतना बना, ये भाग हट गया इसका, इसके बाद में इसको तोड़ा तो ये भाग हट गया, इसको तोड़ा तो ये भाग हटा दिया हमने, अब इसको तोड़ा तो ये भाग हटा दिया, इसको तोड़ा तो जब तक कण को हम तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसके 2 भाग नहीं होंगे, उसको हम कहेंगे परमाणु। जो हमारा तीसरा लेसन है उसके अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखें, पदार्थ के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पदार्थ होता है इसके अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या है। पदार्थ जो है इसके कुछ गुण होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। पहली बात यह है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उन पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अभी हमने देखा था कि हमने जब एक पात्र में जो जल होता है, इस जल के अंदर हमने जब नमक या शर्करा मिलाई थी, या मान लीजिए इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो मिलाया था, सॉरी N छोटा है, KMnO4 जो इसमें मिलाया था, तो इसके कणों के मध्य क्या हो गया था, पानी के कणों के मध्य जो नमक शर्करा या पोटेशियम परमैंगनेट है वो उनके कण आ गए थे और ये घुल गया था, जिससे पानी का स्तर नहीं बढ़ा था। यानी कि हमें ये पता है कि कणों के मध्य क्या होता है, पानी की एक बूंद के अंदर जो कण होते हैं उनके बीच में भी क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, जिसके कारण जो उसमें घुलने वाली चीज है वो उसमें पूर्णतया घुल जाती है। तो यानी हम कह सकते हैं पदार्थ के कणों के मध्य क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं इसके लक्षणों में, गुणों में। जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं ये गतिशील होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। हमने मान लिया कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान भी होता है ताकि इसमें कोई पदार्थ को घोला जा सके, उसमें विलय किया जा सके। अब ये कह रहा है कि पदार्थ के कणों में क्या गतिशीलता पाई जाती है। क्या ये जो कण होते हैं ये इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, और अगर जाते भी रहते हैं, गतिशील भी रहते हैं, गमन करते रहते हैं, तो इनकी जो गतिशीलता होती है वो ताप के अनुसार कैसे होती है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, कम होने पर क्या होता है। तो मैं बात करूं कि जो गतिशील कण होते हैं ये जो कण होते हैं पदार्थ के, ये गतिशील होते हैं। किस प्रकार से होते हैं देखिएगा कि हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, तो हम अगरबत्ती जलाते हैं मंदिरों में। अगरबत्ती जो हम जलाते हैं
तो अगरबत्ती जलाई जाती है पूजा घर में, और उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे घर के अंदर के कमरे तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इसकी खुशबू जो गई है यहाँ तक, अंदर के कमरे तक, हम जलाते कहीं और हैं अगरबत्ती को, लेकिन खुशबू दूर तक जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, इसलिए अगरबत्ती जो होती है उसकी खुशबू दूर तक पहुंच जाती है। समझ में आ गया? ये अगरबत्ती का उदाहरण ले सकते हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि जो गतिशीलता होती है ताप पे कैसे डिपेंड होती है। मान लीजिए मान लीजिए एक पात्र है, इस पात्र के अंदर ये किसी पदार्थ के कण है, ये जो कण है किसी पदार्थ के, अब इसको मैं अगर गर्म कर दूं, इसको मैं गर्म करता रहूं, तो इनमें गतिशीलता क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। गतिशील अधिक हो जाएंगे, ज्यादा। मोमबत्ती जो अगरबत्ती होती है, इसको जलाने पर जो तेज गति से तुरंत जलते ही क्या होती है? इसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें वो हम क्या दे रहे हैं? जलाते हैं तो ताप दे रहे हैं, और ताप दे रहे हैं तो इसमें गतिशीलता क्या होगी? अधिक होगी, और जल्दी से क्या हो जाएगा? जो कण होंगे वो दूर तक पहुंच जाएंगे, जिससे खुशबू भी जल्दी ही पूरे कमरे में फैल जाती है। एक और उदाहरण दूं मैं आपको कि मान लीजिए आपको एक कमरे में बंद किया हुआ है। मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, यानी कि मान लीजिए आप 4-5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और 5 बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। और अब क्या कर रहे हैं? जो कमरे का फर्श है, इस फर्श को हम लगातार धीरे धीरे गर्म करते जा रहे हैं, और आपके पैरों में चप्पल या जूते नहीं है, आप मतलब कि नग्न पैरों में है, नग्न पैरों से हैं, पैर जो है आपके बिल्कुल उसमें चप्पल वगैरह जूते वगैरह नहीं है। तो अगर फर्श को धीरे धीरे हम गर्म करते जाएंगे, तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म होगा तो आप एक जगह खड़े नहीं रह सकते, आप फिर चलना शुरू करेंगे, और जैसे ही गर्म होगा तो आप भागना स्टार्ट कर देंगे, एक जगह पे नहीं रहेंगे। एक जगह पे रहेंगे तो गर्म लगेगा, इसलिए आप ज्यादा भागेंगे तो हो सकता है आप इसके भी टक्कर खा जाए, इसके भी टक्कर खा जाए, ये इसके टक्कर खा जाए। तो जब हम गर्म करते हैं, यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है कणों की, गतिज ऊर्जा, चलने वाली जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, गति प्रदान कराती है। जो गतिज ऊर्जा होती है वो जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी, यानी गतिशीलता वैसे वैसे क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। और कणों की टक्कर की जो संख्या है, कणों की जो टक्कर की संख्या है वो भी क्या होती जाएगी? टक्कर की संख्या भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर ठंडा होगा फर्श तो आप अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ टच नहीं होंगे, किसी के टक्कर नहीं मारेंगे। पर मान लीजिए जैसे जैसे फर्श गर्म होता जाएगा वैसे वैसे आप भागते रहेंगे, एक दूसरे के टक्कर मारते रहेंगे, तो यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होती जाती है? गर्म करने पर या ताप बढ़ाने पर कणों की बढ़ती जाती है। आगे बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं हम कि जो कण होते हैं पदार्थ के, इनमें आकर्षित कण जो होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं, जैसे कि जल है, जल जो होता है इसको H2O बोलते हैं, इसमें H और O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्ड होता है ये आपस में जुड़े होते हैं, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपस में एक दूसरे की तरफ क्या करता है? आकर्षण बल होता है इसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। यानी कि जो कण होते हैं पदार्थ के, उनमें क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है, वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? आकर्षित करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये 3 इसके अभिलाक्षणिक गुण पढ़े हमने। पहली बात हमने पढ़ी कि कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, दूसरी हमने बात पढ़ी कि इनमें गतिशीलता पाई जाती है कणों में, और तीसरी बात हमने की कि कणों के अंदर भी आपस में आकर्षण बल होता है। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था की। पदार्थ की अवस्था,
पदार्थ की जो अवस्था होती है मेनली 3 टाइप की होती है, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। एक तो होते हैं ठोस पदार्थ, एक होते हैं द्रव पदार्थ और एक होते हैं गैसीय पदार्थ या गैस बोल देते हैं। 3 अवस्थाएं, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में पहले अध्ययन करेंगे। उसे तीनों में अंतर ये होता है कि जो ठोस होते हैं इसके जो कण होते हैं वो आपस में जुड़े हुए ठोस रूप में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। इनके बीच में जो अंतराकोशिकीय अंतराकणीय स्थान होते हैं, इनके बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं, ये रिक्त स्थान क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, छोटे होते हैं। अब हम बात करें द्रव अवस्था की, तो द्रव अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें काफी दूरियां पाई जाती है, बिल्कुल एक दूसरे के चिपके हुए नहीं होते हैं, और जो स्थल होते हैं, बीच के खाली रिक्त स्थान होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं। गैसीय अवस्था में क्या होता है कि जो कण होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। इनमें रिक्त स्थान के बीच में बहुत होता है और एक दूसरे से चिपके हुए, मतलब कण जो है ठोस अवस्था की तरह नहीं होते। ये हमने मेनली इसमें बात की। इसके अलावा हम इसमें कुछ अध्ययन करते हैं गुणों का। कुछ अभिलाक्षणिक गुण पाए जाते हैं तीनों में ही, तीनों का ही जो अभिलाक्षणिक गुण है उनको पढ़ते हैं। पहले लक्षण की मैं बात करूं ठोस अवस्था में, तो मैं कहूँ कि इनका आकार जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ये मार्कर है, इस ठोस है, इसका जो आकार है वो क्या है, निश्चित है। आपको बेलनाकार दिखाई दे रहा है, बोल्ड है, आयताकार दिखाई दे रहा है, इसका आकार निश्चित है। ठोस जो पदार्थ होंगे उनका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था की बात करते हैं, तो द्रव अवस्था का आकार और जो गैसीय अवस्था का आकार होता है ये अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। मतलब कि द्रव को आप जिस पात्र में डालेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। आपने गिलास में डाला, गिलास का आकार का पानी हो गया, द्रव हो गया, या आपने मान लीजिए किसी थाली में पानी डाला तो उसी के अनुसार क्या हो गया, पानी का आकार हो गया। इसी प्रकार जो गैस होती है उसका भी आकार पात्र के ऊपर डिपेंड करता है, जिस पात्र के अंदर हम डालेंगे उसी का आकार उसका हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं आयतन जो होता है, आयतन जो होता है इनका निश्चित होता है। हम इस बेलनाकार मार्कर का आयतन निकाल सकते हैं। द्रव अवस्था जो होती है इसका जो आयतन होता है बहुत ही कम होता है, आयतन जो होता है इसका भी निश्चित होता है द्रव अवस्था का। और जो गैसीय अवस्था होती है इसका आयतन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। तीसरी हम बात करें कि जो घनत्व होता है, इनके अंदर घनत्व जो होता है ठोस पदार्थों में अधिक होता है। इनका जो घनत्व होता है वो ठोस जो पदार्थ है घनत्व इनका अधिक होता है। द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था का जो घनत्व होता है वो ठोस से तो क्या होता है, कम होता है, लेकिन गैस से क्या होता है, अधिक होता है। ठोस से क्या होता है, कम होता है, गैस से क्या होता है, अधिक होता है। बात करें गैसीय अवस्था में घनत्व की, तो इनका घनत्व क्या होता है, बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो ठोस जो अवस्था होती है इस अवस्था में जो संपीड्यता होती है, संपीड्यता फैलना, ये क्या होता है, नगण्य होता है। ऐसा नहीं है कि ये फैल जाएगा, ठीक है, और बिल्कुल पानी की तरह। द्रव अवस्था जो होती है इसमें जो संपीड्यता होती है कम होती है। आप देखेंगे किसी पानी की बूंद को अगर आप फर्श पे गिराएंगे तो वो बूंद जब तक ढलान नहीं होगी तब तक वहीं रहेगी, और ढलान होगी तो वो क्या होगी, मतलब कि फिसलने लगेगी। उसको संपीड़ितता का मतलब ये भी होता है कि इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इसको बिल्कुल मतलब कि मैं हाथों से इसको दबा नहीं सकता। और जो द्रव होता है इनको भी बहुत कम रूप से हम क्या कर सकते हैं, दबाव दे सकते हैं, संपीड़ितता कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं।
लेकिन गैसीय अवस्था जो होती है इनमें संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। इनको संपीड़ित किया जा सकता है और संपीड़ित करके इनको द्रव में बदला जा सकता है। गैसीय अवस्था जो होती है इसमें संपीड़ितता जो होती है वो ज़्यादा होती है और इसको द्रव में बदला जा सकता है। संपीड़ित का मतलब उसको दबाव देना है। पांचवी अगर हम बात करें तो विसरण क्रिया। विसरण क्रिया का मतलब होता है कि पदार्थ के अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। जैसे कि मैं बात करूं, ये परत ले लेता हूं मैं, इधर जो पानी है वो 100 ml है, इधर जो पानी है वो 50 ml है। तो आपसे मैं पूछूं कि पानी किधर जाएगा, तो आप ये बताएंगे कि 100 ml से किधर जाएगा, 50 ml की ओर, ना कि 50 से 100 की ओर। यानी कि विसरण क्रिया हम उसे कहेंगे कि जब पानी जो होता है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, इसे हम क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। तो विसरण जो होता है ये पदार्थों का कम होता है और जो द्रव अवस्था होती है इसमें ठोसों से तो ज्यादा होता है लेकिन गैसों से कम होता है। ठोस से तो ज्यादा होता है विसरण, जो एक जगह से दूसरी जगह जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना है, लेकिन गैसों से क्या होगा, कम होगा। गैसीय अवस्था की बात करें तो गैसों का जो विसरण क्रिया होती है ये सबसे ज्यादा होती है। विसरण क्रिया ज्यादा होती है, इसीलिए जो अगरबत्ती होती है उसका जो धुआं होता है, उसकी जो खुशबू होती है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी पहुंच जाती है। उसका विसरण जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पे अगरबत्ती जलती है वहाँ पे उसकी खुशबू ज़्यादा होती है, अधिक सांद्रता होती है, और बाकी कमरे में क्या होती है, कम होती है। इसलिए वो अधिक सांद्रता से कहाँ की ओर गमन करती है, कम सांद्रता की ओर गमन करती है। इसे हम क्या कहते हैं, विसरण कह देते हैं।